अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, होप सो एवरीवन विल बी फाइन। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेवेंट, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस स्लाइड्स में दो थ्योरीज का जिक्र है, एक कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एंड पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैं इस वीडियो लेक्चर में जस्ट पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिटेल में डिस्कस करूंगा। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी टीजीटी एस्पिरेंट्स हैं वो याद रखें, आपके सिलेबस में एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से एक टॉपिक ऐड है। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी आपके जो सिलेबस में है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है। इसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज आती हैं और ये एक एक्सपीरियंस भी है और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से थ्योरीज भी हैं, जिसमें आप लोगों से डिफरेंट स्टेजेस जहाँ पर वो बच्चे फॉल करते हैं उनके ईयर्स भी पूछते हैं, जहाँ पे कितनी स्टेजेस हैं उनकी नंबर्स भी पूछते हैं, और कौन सी स्टेज में क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, मॉरल डेवलपमेंट में क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स जिसको थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, ये सारे जितने भी थ्योरीज हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की, वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो आप लोगों ने इन सारी थ्योरीज को गौर से पढ़ना है, गौर से स्टडी करना है। ये सारी थ्योरी जो है ना, जैसे एरिक्सन की थ्योरी है, पियाजेस की थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कोलबर्ग की थ्योरी है, मोरल डेवलपमेंट, ये जब आप पढ़ेंगे, अगर डिटेल में कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो बाद में थोड़ा-सा आपको ऐसा लगेगा कि ये तो उसके साथ मैच करती है, ये भी उसके साथ तकरीबन सिमिलर है, तो आप कन्फ्यूज़ होने लगेंगे। एक बार इस वीडियो को गौर से सुनें और स्लाइड्स जो हैं मैं आप लोगों को जो प्रोवाइड करूँगा, स्लाइड्स को सामने रखें और पहले एक बार वीडियो को सुनें, उसके बाद अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए तो इन स्लाइड्स को जस्ट रीड करें। और उसके बाद जो है जितने भी एमसीक्यूज़ आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, उन सबको स्टडी कर लें। मैंने देखा था कि आपके जो क्रक्स ऑफ एजुकेशन जिसके बारे में मैं बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ, उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के 400 एमसीक्यूज़ हैं। आप लोगों ने इसके ऊपर क्या करना है, फर्स्ट जितने भी एमसीक्यूज़ क्रक्स ऑफ एजुकेशन हैं उन सबको, उसके बाद जो परवेज़ इकबाल के जो क्वालिफाई गाइड है उसको, फिर उसके बाद नजीब, कारवान, इल्मी, कोई सी भी एक बुक, 3 बुक्स कम से कम आप स्टडी कर लें। और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा फोकस जो है ना आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपके एमसीक्यूज़ आएंगे, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो गौर से देखिए, हम डिस्कस करते हैं कि पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या। अच्छा, cognitive development, the theory of Jean Piaget. Cognition refers to thinking and memory process, and cognitive development refers to long-term changes in these processes. याद रखिए, कॉग्निशन जो कहते हैं ना वो थिंकिंग एंड मेमोरी प्रोसेस को कहते हैं, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसी लॉन्ग टर्म चेंजेस जो है उस प्रोसेस में, उसी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। One of the most widely known cognitive development is the cognitive stage theory of Swiss psychologist named Jean Piaget. एक आपका एमसीक्यूज यहीं से बन सकता है, ये याद रखें। आपके दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बल्कि एक नहीं। नंबर एक तो आपका जीन पियाजे जो है वो कहाँ से बिलोंग करता था, स्विट्ज़रलैंड से, जो स्विस साइकोलॉजिस्ट, याद रखें, स्विट्ज़रलैंड से। आपके एमसीक्यूज जो बनते हैं ना, लाजमी नहीं है कि थ्योरी किस चीज़ के बारे में डील करती थी वहीं से पूछेंगे। एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट में आपने हर चीज़ को टेक्निकली कवर करना है, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, और अक्सर जितने भी एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से। फॉर एग्जांपल, कॉग्निटिव डील्स विद मेंटल, सोशल और मोरल, इस तरीके के नन ऑफ दीज एमसीक्यूज़ देते हैं। आपने उसको मेंटल उसमें क्लिक करना है। ये आपके बाद में आपका क्लियर हो जाएगा जब हम थ्योरी को एंड करेंगे तो। और सेम इसी तरीके से सेकंड एमसीक्यूज आएगा कि जीन पियाजे जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते थे, स्विट्ज़रलैंड से, नीदरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, नन ऑफ दीज। तो आपने स्विस साइकोलॉजिस्ट था तो स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करता था। इट सजेस्ट दैट चिल्ड्रन मूव्स थ्रू 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, इसने क्या कहा था कि जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो 4 डिफरेंट स्टेज से उनकी मेंटल डेवलपमेंट होती है।
इनकी जितनी भी मेंटल डेवलपमेंट होती है ना, जो पीक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, उस वक्त तक जितनी भी प्रोसेस है, जितना भी उनके बीच में एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, उसको 4 डिफरेंट स्टेज में उससे डिवाइड किया था। अच्छा, याद रखें एक पॉइंट यहाँ गौरतलब ये है कि जब ये जीन पियाजे जो हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दे रहे थे, उस पर वर्क कर रहे थे, उस वक्त बिहेवियरिज्म जो है उरूज पे था, पीक पे था। बिहेवियरिज्म क्या करते थे? बिहेवियरिज्म वाले हमें एनिमल्स पे, जितने भी एनिमल्स हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। जितने भी एनिमल्स हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे और उनका सॉल्यूशन जो है ह्यूमन बीइंग के लिए वो करते थे। लेकिन जीन पियाजे ने क्या किया? उसने डायरेक्ट एनिमल्स के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो ये उसने उस वक्त ये फर्स्ट थ्योरी दी थी जिसमें एनिमल्स के वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनसे चिल्ड्रन के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद उसने जितनी भी मेंटल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसको 4 स्टेज में डिवाइड किया था। His theory focuses not only on understanding how children acquire knowledge, but also on understanding the nature of intelligence. उसकी थ्योरी जस्ट कैसे नॉलेज एक्वायर करते हैं चिल्ड्रन, उसको डील नहीं करती, बल्कि कैसे इंटेलिजेंस की नेचर जो है वो कैसी है, उस चीज़ को भी डील करती है। अब ये देखें, पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, याद रखें, मैं बार बार आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ क्रक्स ऑफ एजुकेशन की बुक, क्योंकि आप लोग कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर देने नहीं जा रहे हैं, आप लोगों का पेपर एमसीक्यूज बेस है। आप लोगों को कंसेप्ट तो क्लियर करने हैं, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक है किस चीज़ के बारे में। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, आपके इंटरव्यूज़ में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने तो इनको क्लियर करना है। लेकिन क्लियर करने के लिए आप लोगों के पास टाइम जो है वो इतना शार्ट होता है कि आप किसी भी बुक को लेंथी बड़ी बड़ी बुक्स को लेके आप उनको स्टडी करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप क्रक्स ऑफ एजुकेशन को उठाएं, उसमें शार्ट और प्रिसाइज तरीके से दिया हुआ है। अगर कन्फ्यूजन हो, ये मेरा लेक्चर सुनने के बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो, तो मेरी स्लाइड्स जो हैं, मैंने क्रक्स ऑफ एजुकेशन से ही ये सारी स्लाइड्स बनाई हैं, उन स्लाइड्स को रीड कर लें। और अगर उससे भी नहीं हुआ तो क्रक्स ऑफ एजुकेशन की जो बुक है उसको सामने रखें, और मेरी वीडियो लेक्चर जो है ये जो अभी चल रहा है उसको सुन लें, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद किसी भी बुक की थ्योरी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एमसीक्यूज को स्टडी कर लें। अच्छा, ये क्या कहता है? पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे वाज अ साइकोलॉजिस्ट, ये एक साइकोलॉजिस्ट था जो 1894 में स्विट्ज़रलैंड में बॉर्न हुआ था एंड डाइड इन 1980। यहाँ पे जो मैंने 2 चीज़ें लिखे हैं ना, बिहेवियरिज्म, एक्सपेरिमेंट, एनिमल, उस वक्त बड़ा बिहेवियरिज्म का बड़ा ज़ोर शोर से वो बड़ा पीक पे था उस बिहेवियरिज्म, जब ये इस थ्योरी के ऊपर वर्क कर रहा था। तो उसने, जीन पियाजे ने क्या किया? एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दिया, इसने डायरेक्ट ही ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, चिल्ड्रंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये थ्योरी पेश की, जिसकी वजह से इसको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इसने क्या किया था? हमने पहली वाली स्लाइड में भी डिस्कस की थी कि इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो पेश की है उसमें ये कहा था कि चिल्ड्रन जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो उरूज तक पहुंचते हैं, वो पूरा प्रोसेस जो है 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल है। वो 4 स्टेज कौन से हैं? मैं पहले नाम अनाउंस करता हूँ। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब ये मैं डायरेक्ट बताते जाऊंगा, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर भी आप मार खाएंगे एमसीक्यूज में। क्यों? असल में जो चीज़ होती है वो एमसीक्यूज कैसे बनता है वो चीज़ डिस्कस करनी है। आप लोगों का कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, मैं तो इसको डिटेल में बता दूंगा, लेकिन एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से आ सकते हैं वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। असल में मेन चीज़ आपका 1 पेपर एग्ज़ाम जो है, आपका टीजीटी का 1 पेपर जो है उसको क्रैक करना है। वो कैसे कर सकते हैं आप? अब ये 4 स्टेजेस हैं, अब इनके नाम आपको याद होना मस्ट है। फर्स्ट स्टेज आपका एमसीक्यू जैसे भी आ सकता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजेस थ्योरी। फर्स्ट स्टेज नेम इज सेंसरी मोटर स्टेज, ये नाम आपको आना चाहिए। आपको तो पता है 4 स्टेजेस हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है? सेकेंड स्टेज का नाम क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 आपको नाम याद होने चाहिए। और एक और एमसीक्यूज इस तरीके से बन सकता है, जीन पियाजेस की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के कितने स्टेजेस हैं? 3, 4, 5, 6।
तो ये याद रखें, एमसीक्यूज जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब उसके बाद 3 और एमसीक्यूज, 4 और एमसीक्यूज किस तरीके से बन सकते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जो है कहाँ से कहाँ तक फॉल करती है, 0 से 2 ईयर, 1 से 3 ईयर, 4 से 7 ईयर, 6 to 9 ईयर। इस तरीके से ईयर पूछ सकते हैं। तो जो मैंने अंडरलाइन किए ना ईयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के हवाले से। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर, एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वो है 12 to डेथ, वो फाइनल स्टेज जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। अच्छा, सेंसरी मोटर स्टेज, हम फर्स्ट स्टेज को डिस्कस करते हैं, गौर से सुनिएगा। सेंसरी मोटर स्टेज 2 वर्ड्स में मुश्तमिल है। सेंसरी मोटर, मोटर कहते हैं स्किल्स को, और सेंसरी सेंस से निकला है। इस स्टेज में जो 0 से 2 ईयर है, बच्चे 2 चीज़ों से नॉलेज गेन करते हैं, और मेंटल उनकी वो प्रोसेस जो होता है उसमें वो कौन कौन से, एक सेंसेस के थ्रू, दूसरा स्किल्स के थ्रू। नॉलेज थ्रू सेंसेस एंड मोटर मूवमेंट रादर देन मेंटल प्रोसेस। इस वक्त 0 से 2 ईयर में उनमें कोई भी इस तरह का मेंटल प्रोसेस होता ही नहीं है। वो क्या करते हैं, वो जस्ट जितने भी उनके सेंसेस हैं उनके थ्रू और स्किल्स के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं और अपने उसको परफॉर्म करते हैं। अब ये मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा सेंसरी मोटर स्टेज में वो किस तरीके से कैसे करते हैं। उससे पहले बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक टर्म्स यूज़ हुई हैं इस जीन पियाजे की थ्योरी में, इनको समझना आपके लिए ज़रूरी है। जब तक इनको नहीं समझेंगे आपको समझ में नहीं आएगी थ्योरी। और ये एमसीक्यूज़ में आया हुआ है, स्कीमा, व्हाट इज़ स्कीमा, एमसीक्यूज़ में बार बार रिपीट हुआ है। तो ये 4 टर्म्स हैं, इनको गौर से सुनिए। स्कीमा होता क्या है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, स्कीमा जो होती है ना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग होता है। बाकी जो उसने 3-4 और दिए ना वो पढ़ ले, लेकिन फोकस इस पे कर लें। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग क्या मतलब, सिंपल अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ, जब भी बच्चा बॉर्न होता है तो उसके माइंड में डिफरेंट किस्म के फोल्डर्स बने हुए होते हैं, उनके ब्रेन में डिफरेंट किस्म के फोल्डर। जैसे हमारे लाइब्रेरी में हम फोल्डर्स बनाते हैं, उसके बुक्स के डिफरेंट शेल्फ्स बने होते हैं। साइकोलॉजी के ये शेल्फ है, फ़िलासफ़ी की ये शेल्फ है, इंग्लिश की ये शेल्फ है, एजुकेशन की ये शेल्फ है, डिफरेंट मैथमेटिक्स की ये शेल्फ है। डिफरेंट किस्म के फ़ोल्डर्स बनाए हुए होते हैं। सेम ये कहता है कि जब बच्चे जो है उसके दिमाग में, ब्रेन में डिफरेंट किस्म के फ़ोल्डर्स बनाए हुए होते हैं जिसको स्कीमा कहते हैं। और ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग, मतलब यही कहना चाह रहा है वो कि कुछ इस तरीके के बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हुए होते हैं जो डिफरेंट थिंकिंग उनके डिफरेंट उससे रिलेवेंट है। जब भी वो उससे रिलेवेंट कोई चीज़ देखता है तो उसी फोल्डर में वो ऐड कर देता है, उसको स्कीमा कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एडाप्टेशन है। एडाप्टेशन के अंदर याद रखिएगा 2 चीज़ें आती है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है क्या, इनको गौर से पढ़ें। 2 जुमलों में मैं इसको डिफाइन करूंगा। एक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम जो है ये इसी को ही कहते हैं, वो ऑलरेडी इसी के अंदर आ जाएंगे। एक्विलिब्रियम को ही एसिमिलेशन कहते हैं, याद रखें, और डिसइक्विलिब्रियम को ही एकोमोडेशन कहते हैं। तो एडाप्टेशन जो है, मेकिंग डिजायर्ड चेंज और एडजस्टमेंट, इट हैज़ 2 टाइप्स गिवन बिलो। मतलब क्या होता है, बच्चों के माइंड में, ब्रेन में डिफरेंट किस्म के फोल्डर्स बने हुए हैं, उनको तो स्कीमा कहते हैं। यहाँ तक तो हो गया। एडाप्टेशन होता क्या है, एडाप्टेशन वो चीज़ होती है, आपको पता है कि जब बच्चे जो है इस तरह के डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं तो 2 साल तक, 1 साल के बाद जब बच्चे जो है डिफरेंट चीज़ों को देखता है तो वो उनको परसीव करने की कोशिश करता है, वो उनको अपने माइंड में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। अब वो डिज़ायर्ड चेंज और एडजस्टमेंट, जो उसने गलत कुछ चीज़ देखी है, गलत उसका परसेप्शन बना हुआ है, वो उसको चेंज करने की भी कोशिश करता है। कभी-कभी उसको मॉडिफ़ाई करने की कोशिश करता है, कभी-कभी वहाँ ऐड करने की कोशिश करता है। वो उसके लिए फिर 2 किस्म के टर्मिनोलॉजी जो हैं, जो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को एसिमिलेशन कहते हैं, दूसरे को एकोमोडेशन कहते हैं। एसिमिलेशन में क्या करता है, मैंने अंडरलाइन किया है दोनों मेन पॉइंट्स को। यूजिंग प्रीवियस इंफॉर्मेशन, यूजिंग प्रीवियस इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग स्कीमा, ब्रैकेट में दिया हुआ है, देखें क्या मतलब, जो उनके पास जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन, क्या मतलब, जो उनके पास फोल्डर बने हुए थे, जो उनके माइंड में, दिमाग में, उसकी बात कर रहा है। यूजिंग प्रीवियस इंफॉर्मेशन, उनको इस्तेमाल करते हुए टू फिट इनटू न्यू एनवायरनमेंट, वो कोशिश करते हैं जो न्यू एनवायरनमेंट उनको मिलता है, कोई चीज़ देखते हैं उसको वहीं पे फिट करना चाहते हैं डायरेक्ट।
आप लोगों ने देखा होगा, इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। कोई ऐसा बच्चा जिसने गोट बकरी देखी ही नहीं है, उसने डॉग को देखा है। अब वो जब अचानक से उसको 1 साल बाद उसको कहीं पे ले जाके कहीं कोई बकरी देखता है, भेड़ देखता है, तो वो उसको भी कहता है कि डॉग। क्यों? उसका एक फ़ोल्डर बना हुआ था उसके हिसाब से, उसके थोड़े कैरेक्टर से उसी से मैच करते थे, तो वो उसको डॉग ही कहने लगता है। आप उसको कहेंगे ना कि नहीं ये बकरी, वो नहीं मानेगा। क्यों? उसका एक फ़ोल्डर बना हुआ है ऑलरेडी एक्जिस्टिंग, जिसमें वो उसको न्यू एनवायरनमेंट में फिट करना चाहता है। अब एक्कोमोडेशन क्या है? अब वो थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, उससे थोड़ी-सी आगे 2 साल तक ही स्टेज की बात कर रहा है। थोड़ा-सा आगे बड़ा होता है तो उसमें क्या करता है, अल्टरिंग प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, जो उसके पास ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई थी जिसको एक्जिस्टिंग स्कीमा कहते हैं, फ़ोल्डर, उसको क्या कहते हैं, टू फिट इनटू न्यू एनवायरनमेंट, उसको अल्टरिंग कह रहा है। अल्टरिंग चेंज करना। अब चेंज कैसे करता है? अब वो देखता है, उसको 2 चीज़ों का पता है, परिंदे हवा में उड़ते हैं और ये जितने भी एनिमल्स हैं वो खुशकी में इस तरीके से चलते हैं, वो उड़ नहीं सकते। ये उसके पास 2 फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। उसने आज तक फ़िश को देखा ही नहीं है। जब वो कहीं जाकर आप ले जाते हैं उसको कहीं पिकनिक पॉइंट पे और वहाँ उसको फ़िश को देखता है तो वो सोचने लगता है कि ये उड़ते भी नहीं है, ये यहाँ खुशकी में भी नहीं है, ये तो पानी के अंदर है। तो ये एक चेंज जो उस वो माइंड में कोशिश करता है फिट करने की, परिंदों में आएगा या एनिमल्स में आएगा। फिर वो तीसरी किस्म का एक उसका फ़ोल्डर वो अल्टर करता है, चेंज लाता है उसमें, चेंजिंग करके न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है, जिसको एकोमोडेशन कहते हैं। एकोमोडेशन वर्ड से ही आप लोगों ने अंदाज़ा किया होगा, कहीं पे भी जाते हैं तो हाँ ठीक है, उसको एकोमोडेट कर लें। एकोमोडेट उसके हिसाब से उसको वहाँ सिचुएशन में उसको फिट करना, जितनी उसकी नीड है उसके हिसाब से। ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन याद रखें, एक तो होता है यूजिंग प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए न्यू एनवायरनमेंट में फिट करना। सेकंड एकोमोडेशन में अल्टरिंग प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को चेंज करते हुए न्यू एनवायरनमेंट के हिसाब से फिट करना, इसको एकोमोडेशन कहते हैं। और अब इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम जो है उनके नीचे उसने डिफिनीशन दिया हुआ है, याद रखें, ये इन्हीं को कहते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को। अब मैं डिफिनीशन पढ़ता हूँ, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम वो कहता है कि सिचुएशन वेयर प्रीवियस इंफॉर्मेशन फिट्स इन न्यू एनवायरनमेंट, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं। डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन वेयर प्रीवियस इंफॉर्मेशन डज नॉट फिट इन न्यू एनवायरनमेंट, एकोमोडेशन। जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है ना वो फिट होती ही नहीं है, इसी वजह से उसको तो अल्टर करना पड़ता है, इसी को एकोमोडेशन कहते हैं और डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ तक ये 4 जो टर्मिनोलॉजी हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से भी, और इसको आपने याद करना है ताकि आपको बाकी स्टेजेस भी समझ में आएंगे। अब देखें, हमारी जो फर्स्ट स्टेज है, हम फर्स्ट स्टेज में अभी पहुंचे हैं किसके, जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें 0 से 2 ईयर बच्चे की एज होती है, उसमें वो 2 चीज़ों से, सेंसेस एंड मोटर, मोटर स्किल को कहते हैं सेंसेस, सेंस से ही निकला है, इसीलिए इसका नाम भी सेंसरी मोटर स्टेज रखा गया है। 2 चीज़ों से वो चीज़ें सीखता है। उसमें क्या कहते हैं, जब ये 2 चीज़ों से जो सेंसेस और मोटर है उसमें रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन फॉर एग्जांपल सकिंग हो गया, ऑब्जेक्ट सॉल्विंग हो गया, स्टेपिंग हो गया, क्रॉलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ये जितने भी एक्शंस हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन में आते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कोई चीज़ गर्म है, गर्म पड़ी हुई है, वो 2 साल तक का जो बच्चा है ना वो उसके पास जाके उससे खेलना चाहता है, तो हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, आवाज़ें भी लगाते हैं, चीखते भी हैं, उसको कोई परवाह नहीं होती है, जाके उसको टच करता है। टच करके फिर जब वो चीज़ गर्म है उसको पता चलता है, फिर वो छोड़ देता है और उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे उस हाथ इस तरह के फैलाए हुए बैठता है ये बच्चा, आप अंगुली हाथ उसके हाथ के बीच में दोगे, वो खुद से उसको, वो जस्ट सेंसेस के थ्रू, टच वाला सेंस इस्तेमाल होता है यहाँ। हम बड़े खुश होते हैं, देखो मेरी अंगुली को कैसे पकड़ा है, ये क्या है, सेंस के थ्रू वो नॉलेज गेन करता है और परफॉर्म करता है एक्टिविटीज़। कैसे, आप बीच में जो ही उसके हाथ में अंगुली रखते हैं वो पकड़ने लगता है। क्यों, टच ऑफ सेंस, जो सेंस ऑफ टच है उसके थ्रू वो समझ चुका था कि कोई चीज़ है, उसी वजह से वो पकड़ लेता है उसको। अच्छा, एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड थ्रू सेंसेस, ये तो मैंने बता दिया था ऑलरेडी पहले कि वर्ल्ड और नॉलेज जो है उसको गेन करते हैं थ्रू सेंसेस से। अच्छा, उसके बाद हैबिट से,
हैबिट्स हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है और ऑब्जेक्ट परमानेंस। याद रखें ये ऑब्जेक्ट परमानेंस पहले शुरू शुरू में होता क्या है, जब बच्चे को आप ये दिखाते हैं ना कि कोई चीज़ के लिए वो रोता है, आप उसको साइड पे करते हैं, फ़ौरन ही छुपा के कोई चीज़ दूसरी चीज़ दिखाते हैं तो वो भूल जाता है उसको, क्योंकि वो उसकी बहुत छोटी एज होती है। जब ये 2 साल की उम्र तक पहुँचता है ना, तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस की तरफ जाता है। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, ये एक बड़ी टर्म है, याद रखें। इसी वजह से कहते हैं कि बच्चों को आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, जब आप आउट ऑफ साइट करते हैं, नज़र से दूर करते हैं चीज़ को, उसके आउट ऑफ माइंड, उसके माइंड से भी वो चीज़ निकल जाती है। इसी वजह से जब भी बच्चे रोते हैं किसी चीज़ पे, छोटे बच्चे जो होते हैं, उसको हम फ़ौरन क्या करते हैं, जब भी इस तरीके के हम उसको किसी कोई चीज़ जो है, जब वो रोता है तो उसके फ़ौरन नज़र से साइड कर देते हैं, तो उसके वो माइंड से भी निकल जाती है। हम दूसरी चीज़ की तरफ उसको यानी मतलब उसकी तवज्जो दिलाते हैं, वो उस चीज़ को भूल जाता है। लेकिन होता क्या है, ये जब 2 साल की उम्र तक पहुँच जाता है ना, ये स्टेज कितने ईयर तक फ़ॉल करती है? 0 टू 2 ईयर। 2 साल की उम्र तक पहुँचता है तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। मतलब आप वो चीज़ छुपा भी लें, 1.5 साल और 2 साल के बच्चे से वो चीज़ छुपा भी लें, वो कुछ भी दिखा दें, वो नहीं मानेगा, रोएगा कि मुझे वही चाहिए, क्योंकि उस वक़्त वो ऑब्जेक्ट उसके माइंड में परमानेंट हो जाता है। वो उसको भूलते नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट, वो इमिटेशन के थ्रू सीखना चाहते हैं। अब वो 2 साल 1.5 साल के बच्चे जो है ना, हमेशा देखें ना, डिफरेंट किस्म के वो इमिटेशन आप जो करते हैं वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं। ये वो क्या हो गया, स्किल्स जो रिपिटिशन, जो आपके सेंसेस और मोटर स्किल के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं। अब उसके बाद जो है सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें मज़े की बात ये है कि बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जब बच्चा यहाँ तक पहुँच जाता है। ये 2 ईयर से 7 ईयर में फ़ॉल करता है। इसमें क्या होती है, याद रखें, इसमें इलॉजिकल थिंकिंग होती है। इलॉजिकल थिंकिंग, इसमें मैंने कुछ अंडरलाइन भी किए हैं और हाइलाइट भी किए ना, वो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। याद रखें, इंस्टीट्यूटिव थॉट्स हैं, इसमें ईगोसेंट्रिक है, एनिमिज़्म है और ट्रांस ये ट्रांसट्रैक्टिव रीजनिंग है। उसके बाद कन्वर्सेशन प्रॉब्लम्स हैं और इरिवर्सिबिलिटी। याद रखें, जब भी बच्चे जो होता है ना, इसमें 2 ईयर से जब 7 ईयर की एज में होता है, इसमें इलॉजिकल थिंकिंग वो परफॉर्म करता है। इलॉजिकल थिंकिंग मीन्स उसमें कोई लॉजिक नहीं होती है, वो ऐसी चीज़ें ऐसे वो परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे 2 वर्ड्स जो इलॉजिकल थिंकिंग लिखा है ना, उसके अंडर 2 वर्ड्स लिखे हैं, डोल्स एंड हैबिट टेबल्स। मतलब वो क्या होता है, कोई भी बच्चा किसी टेबल के साथ टकरा जाता है तो याद रखिए उसमें दर्द होता है ना, वो ये फ़ील करने लगता है कि ये दर्द इस टेबल को भी होता है, और वो क्या करता है, उठ के दोबारा से उसी टेबल को मारने लगता है। लेकिन लॉजिक देखें तो उसमें फिर से उसी के ऊपर दर्द होगा, उसी पे दर्द होगा। टेबल पे कोई भी दर्द इस तरह का कोई वो सीन है ही नहीं। हालाँकि वो ये समझने लगता है कि जितना दर्द मुझे हुआ इतना ही मैं टेबल को भी दूँ, और वो दोबारा से उसको मारने लगता है। सेम इसी तरीके से जो डोल्स लिखा है ना, याद रखें, ये हर एक ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि बच्चे डोल जो उनके पास होते हैं, उनको जब भूख लगती है, उनको आप कुछ खाना देते हैं, तो वो अपनी डोल को भी खिलाने की कोशिश करते हैं। क्यों? वो ये समझते हैं कि हमारी गुड़िया, हमारी डोल जो है वो भी भूखी है, उसको भी खाने की ज़रूरत है, तो उसको भी खिलाना चाहते हैं। और इस एज में इगोसेंट्रिक, और ये क्या है, वो बड़े ज़िद्दी होते हैं, वो हर चीज़ को अपने हिसाब से देखते हैं और वो चाहते हैं कि दूसरे भी उसके हिसाब से देखें। मतलब वो ये समझते हैं, जो चीज़ उस हिसाब से जो देखते हैं ना, रोने लगते हैं ना कि ये इस तरह होना चाहिए। आप नहीं भी मानोगे ना, वो क्या करते हैं, नहीं ये होना चाहिए, क्यों, वो ये समझते हैं कि आप भी उसकी नज़र से ही देख रहे हैं उस चीज़ को, ऐसे ही देखते हैं, तो फिर परफ़ॉर्म क्यों नहीं करते? इसी वजह से वो उसको रोने लगते हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूटिव थॉट्स क्या हैं? डोंट हैव रीज़न टू बिलीव। उनके पास कोई रीज़न नहीं होता, लॉजिक नहीं होती, वो परफ़ॉर्म करने लगते हैं। एनिमिज़्म होता क्या है? इमिटेशन, कॉपीइंग अदर्स। इसमें भी बहुत यानी ये तो तकरीबन जो है इमिटेशन के ऊपर डिपेंड करती है। 2 ईयर से 7 ईयर के बच्चे जो होते हैं वो हमेशा इमिटेट करते हैं लोगों को, दूसरों के नकल उतार के उसी तरीके से सीखने लगते हैं। आप कहीं गाड़ी चलाएँगे, वो उसको फिर सीट में बिठा दें, वो भी इस तरह ड्राइविंग करने की कोशिश करेंगे। उनको गियर का पता नहीं है,
क्यों? ये इलॉजिकल है। लॉजिकल होता तो वो फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ जाता, तो उनको गियर का भी पता होता, ब्रेक का भी पता होता सब। वो इस वक़्त इलॉजिकल थिंकिंग है। जस्ट वो ये समझता है कि स्टीयरिंग जो है वो चलाने से गाड़ी चल जाएगी। वो कोशिश करता है उसको चलाने की। अब दूसरी बात जो है, उसके बाद जो है ट्रांसडक्टिव रीज़निंग रिलेटेड अनरिलेटेड थिंग्स टुगेदर, barking ऑफ डॉग, बैलून पॉप्स वगैरह ईटीसी। अच्छा, उसके बाद कन्वर्सेशन प्रॉब्लम्स। याद रखें, ये भी बड़ा एक इश्यू है, क्योंकि वो ये समझते हैं, उनको पता नहीं होता गर्म ठंडा, ये कम ज़्यादा। आप नोटिस किया होगा आप लोगों ने, जब बच्चों के सामने दो गिलासेस हैं डिफरेंट शेप के, एक बड़ी सी गिलास है, एक छोटी सी गिलास है, अगर आप उसमें पानी चाय जो भी है कप में, डिफरेंट साइज़ के कप पड़े हुए हैं, उसमें अगर आप उनको चाय देंगे, तो वो बड़ा वाला जो साइज़, चाय बेशक छोटे साइज़ के कप में ज़्यादा हो, वो ये नहीं देखते। वो ये समझते हैं कि जो बड़ा कप है उसमें ज़्यादा चाय होगी। इसी वजह से वो इसको कन्वर्सेशन प्रॉब्लम कहते हैं, वो उन समझ नहीं पाते। दूसरा ये समझते हैं गर्म जो है ठंडा जो है, एक दफ़ा उन्होंने गर्म को अक्सर हम ये कहते रहते हैं, ये गर्म को भी ठंडा बोलता है, ठंडे को भी ठंडा बोलता है, या गर्म को भी गर्म बोलता है और ठंडे को भी गर्म बोलता है। वो क्यों कहते हैं? ये कन्वर्सेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। वो यही समझते हैं कि अच्छा, इसको ही जो एक्सट्रीम पोज़ीशन में होते हैं ना, उनको ही गर्म बोलते हैं। मतलब कोई गर्म किसी के माइंड में गर्म फिक्स होता है, किसी के माइंड में ठंड फिक्स होता है, वो उसी हिसाब से करते हैं। और इर्रिवर्सिबिलिटी वो क्या है? इस एज में 2 से 7 ईयर की एज में वो बच्चे जो चीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, इस एक्टिविटी को रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप इस एज के बच्चों को अगर स्कूल लेके जाते हैं ना, क्योंकि इस एज में अक्सर बच्चे स्कूल जाते हैं, आप स्कूल लेके जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वापस घर आ सकते हैं क्या, तो वो वापस नहीं आ सकेंगे, आपको फिर जाके लाना होगा। क्यों? वो उनको पता नहीं होता है। इधर से जाना उनको पता है, क्योंकि आप लेके गए, वहाँ से आना उनके लिए मुश्किल होता है, वो उसको वो नहीं कर सकते। जीन पियाजे ने क्या किया? इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इसी वजह से उसने ये पॉइंट दिया, ऐसे सोच के डायरेक्ट ही नहीं, एक्सपेरिमेंट की बेस पे ही इसने ये सारी चीज़ें परफॉर्म की है। और आप नोटिस करें, ये सारी चीज़ें ट्रू हैं, हर एक के पास यही होता है। क्योंकि ये नेचुरल है, उसने एक्सपेरिमेंट किया है, लाजमी सी बात है, फिर हर बच्चे जो है इसी तरीके ही परफॉर्म करता है। उसने अपने बच्चे को बस के ज़रिए रोज़ स्कूल भेजा करता था, वैन के ज़रिए। एक दिन उसने वैन मिस करा दी इंटेंशनली, क्योंकि वो उस वक़्त एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उसने बस को जो है, वो जो वैन थी उसको मिस करा के फिर अपने बच्चे को स्कूल लेके गया। स्कूल ले जाकर स्कूल में कहा कि आप, अब मैं जा रहा हूँ, वापस छुट्टी होगी तो घर आना। तो बच्चे ने कहा, मैं घर नहीं आ सकता, मैं स्कूल से घर आ सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैं स्कूल से घर नहीं आ सकता। इसका मतलब वो हुआ कि उसने फिर वहाँ से पॉइंट पिक किया और यही एक्सपेरिमेंट वो करना चाहता था। अनएबल टू रिवर्स थिंग्स इनटू प्रीवियस पोजीशन और ऑर्डर। जो मसलन इस एज में आप एक चीज़ और भी नोटिस करें ना, जितने भी कुछ इस तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो खिलौने होते हैं, उसको आप हाइट पे, पीक पे चढ़ा देते हैं फिक्स करके, और उसको फिर गिरा देते हैं। गिरा के आप उसको कहें कि इसको फिर से कर लें, वो परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? ये रिवर्स नहीं कर सकते हैं। वो देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उसको दोबारा से रिवर्स करके परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, थर्ड जो आपकी स्टेप है, वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो 7 to 11 ईयर्स में होती है। इसमें इंडक्टिव रीजनिंग होती है। इंडक्टिव रीजनिंग मीन्स, नंबर एक, लॉजिकल थिंकिंग स्टेज होती है। पहले वाले में क्या थी? सेकंड स्टेज में इलॉजिकल थिंकिंग थी। टेबल से टकल लगता था, टेबल को मारने लगते थे। डोल जो है उसके पास खाना, उसको भूख लगती थी, खाना देते थे, अपनी डोल को भी खिलाना लगता था, भूख इसको भी लगती है। और रिवर्स इरिवर्सिबिलिटी, मतलब जो चीज़ परफॉर्म करते थे उसको रिवर्स कर नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग है। इस एज में, इस स्टेज में बच्चे लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग करते हैं। याद रखें, इंडक्टिव और डिडक्टिव मैंने पहले भी बताया था टीचिंग मेथडोलॉजीज में। आप स्पेसिफिक टू जनरल, इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। इसमें इस तरीके से जैसे बच्चों को समझाना होता है ना, किसी भी डिफ़िकल्ट चीज़ को, सेम वे में वो परफॉर्म करने लगते हैं। और लेकिन लॉजिकल थिंकिंग तो करते हैं, लेकिन उसमें मैंने सामने दो चीज़ें लिखा है बट के बाद, कंक्रीट। याद रखें, ये लॉजिकल थिंकिंग तो करते हैं, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द नज़र आती हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में वो समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बोर्ड में कुछ पढ़ाने लगोगे, समझाने लगोगे, वो समझ जाएंगे। वो जैसे टेबल पे टक्कर लगने से सेकंड स्टेज में वो उठ के टेबल को मार रहे थे, अगर आप उस वक्त मना भी करोगे वो नहीं मानेंगे। आप कुछ भी बोलें वो समझेंगे नहीं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि भाई टेबल पे भी दर्द होता है, मैं उसको मारूंगा। लेकिन यहाँ पे
आप उसको बताएंगे ना, ये तो बेजान चीज़ है, इस पे तो दर्द ही नहीं होता है, आप थोड़ा एहतियात करके चलें, वो समझने लगेगा, क्योंकि टेबल सामने है। एब्स्ट्रैक्ट जितने भी चीज़ें हैं ना, उनके बारे में अभी भी इस एज में भी उनका इतना वो नहीं बनता, वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकते। जितनी भी कंक्रीट उसके इर्द-गिर्द पाई जाती हैं, उन चीज़ों के बारे में ही कर सकते हैं। दूसरा, उसमें क्या करते थे, जितनी भी चीज़ें ऑर्डर में हैं सेकंड स्टेज में, वो अगर रीशेप और रीसाइज़, रीऑर्डरिंग करने की को कहते तो वो नहीं कर सकते थे। अब इस स्टेज में वो सारा कैटेगराइज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को शेप, साइज़ और वेट के हवाले से। उसके बाद क्या है, डिसेंट्रेशन है, अटेंडिंग मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, वो डिफरेंट किस्म के उससे देखते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट से। अब उसके बाद रिवर्सिबिलिटी, जो सेकंड स्टेज में वापस नहीं आ सकते थे, इस स्टेज में वो बच्चा एक बार स्कूल ले जाकर छोड़ेंगे, वो वापस आराम से आ जाएगा, क्योंकि वो रिवर्स कर सकते हैं चीज़ों को। उसके बाद कन्वर्सेशन है, एबल टू लर्न रूल्स ऑफ कन्वर्सेशन, वो अब समझने लगते हैं ठंडा क्या है, गर्म क्या है, एक बीच में नॉर्मल का है, दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट ठंडा होता है, एक एक्सट्रीम पॉइंट गर्म होता है, ये वो समझने लगता है चीज़ों को। ट्रांसिविटी उसमें क्या है, एबिलिटी टू सॉर्ट द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू शेप, साइज, वेट, टॉलर, ए टॉप, स्मॉलर एट बॉटम, ये जितने भी लॉजिकल ऑर्डरिंग और वो करना होता है ना, उसके बारे में कहता है, ये भी आराम से वो कर पाते हैं। अच्छा, उसके बाद फॉर्मल एंड लास्ट स्टेज, ये 11 ईयर के बाद जाकर डेथ तक, वो उस पे क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग याद रखें, वो लॉजिकल थिंकिंग तो होती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पहले क्या था, थर्ड स्टेज में कंक्रीट चीज़ों के बारे में, जो उसके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, उन चीज़ों के बारे में लॉजिकल थिंकिंग करते थे। लेकिन इस स्टेज में वो क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, थिंक अबाउट थिंग्स विच आर नॉट इन फ्रंट और प्रेजेंट, मतलब जो उसके सामने मौजूद नहीं है, जो एक बियॉन्ड दी कंक्रीट थिंग्स, जो उससे आगे हैं, कंसेप्ट्स को, आइडियाज़ को, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को, उनको भी वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के ज़रिए गेन कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं, ईज़ी। अच्छा, डिडक्टिव रीजनिंग, जो इंडक्टिव था ना, थर्ड स्टेज में इंडक्टिव वो जस्ट स्पेसिफिक टू जनरल, सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ जाके इस तरीके से इजी चीज़ों को समझते थे। अब ये डिडक्टिव रीजनिंग भी कर सकते हैं आराम से। ड्राइविंग रूल्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जैसे कि मैं टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी कहा था, इंडक्टिव रीजनिंग हमेशा छोटे बच्चों को और बड़ों को भी कोई डिफ़िकल्ट टास्क हो उसको ईज़ी बनाने के लिए आप हमेशा स्पेसिफिक टू जनरल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं इसी तरीके, लेकिन यहाँ पे ये आराम से अभी उसको हैंडल कर लेते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जाकर डिफ़िकल्ट टू ईज़ी, इस तरीके से आप वो इस स्टेज में आराम से कर लेते हैं। मीटा कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग एंड मेंटल प्रोसेस, हायर ऑर्डर थिंकिंग, प्लानिंग टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द टास्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। याद रखें, ये मीटा कॉग्निशन, इसमें इनकी थिंकिंग जो होती है ना, ये क्रिएटिव होते हैं इस स्टेज में, बड़े इस स्टेज में वो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स में देखते हैं। अगर आप उसको कहेंगे ना ये बड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको कर लें, वो 10 दफ़ा डिफरेंट एंगल से उस चीज़ को सोचने लगेगा, फिर जाके अडॉप्ट करेगा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप हो चुकी होती है। वो प्लानिंग करते हैं कि ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, तो मैं उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करूँ, और जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनका सोल्यूशन वो खुद से आराम से फाइंड आउट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है, ये मैंने एक ही जगह में सब कुछ मेंशन कर दिया है क्रक्स ऑफ एजुकेशन में, जो ये है उस पिक्चर को सेम एज इट इज़ यहाँ फिक्स किया है। सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर, कंक्रीट ऑपरेशन 7 to 11 एंड फॉर्मल 11 एंड अबव। अब उसमें नीचे जो पॉइंट्स दिए हुए ना, वही चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस की हैं, इनको गौर से देखें और स्टार्ट कर लें, और इनको मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये आप लोग एक दफ़ा गौर से सुनने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद जो है एमसीक्यूज़ की तरफ निकलें। इसके बाद मैंने एक चीज़ डाल दी है कि आप टीचर हैं, टीजीटी का टेस्ट देने जा रहे हैं, तो इस थ्योरी का आपके क्लासरूम में क्या एप्लीकेशन है। याद रखें, जब आपको बच्चों की लेवल का पता होगा, 0 to 2 ईयर में वो किस तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और 2 to 7 ईयर बच्चे की मेंटल ग्रोथ जो है वो कहाँ किस स्टेज में फॉल करती है, तो आप एक्टिविटीज़ उसी तरीके से देंगे उनको, टास्क उसी तरीके से परफॉर्म असाइन करेंगे, सब चीज़ें जो हैं उस आपके लिए ईजी होगा। इसी वजह से कहते हैं टीचर कैन यूज़ दिस थ्योरी, मैं जस्ट रीड करूँगा, आप लोग उसको समझ जाएँ, एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ईजी वे में है।
Teachers can use this theory in following ways. Consider child ability at different age level to plan classroom activities. Guide your student, encourage the student to participate activities, encourage your student to learn from their peers, be patient on students' mistakes, as students learn a lot from mistakes. Respect each student, individual interests, need and abilities and limits. Engage students in active learning process, practical activities. Encourage collaborative as well individual activities. Present new problems so students learn to handle disequilibrium. ये जो है ना, ये चीज़ें जो एक टीचर को जानना ज़रूरी है ताकि वो बच्चों की लेवल के हिसाब से टास्क को परफॉर्म करे, असाइन करें, उनसे डील करें। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुका होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार क्रक्स ऑफ एजुकेशन जो है उसको रीड करें, साथ में ये लेक्चर फिर से जो है एक बार सुने। उसके बाद इंशाल्लाह मैंने हर चीज़ को एक ही स्लाइड में, इसी वजह से वीडियो थोड़ी लेंथी भी हुई है, आधा घंटे की वीडियो बनी है। आधा घंटे में मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो जीन पियाजे की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मैंने इसी वजह से एक ही वीडियो के अंदर बनाई है, इसके डिफरेंट पार्ट्स नहीं बनाया। आप इसको गौर से गो थ्रू करें इसमें, और एमसीक्यूज़ जो हैं आपके, उसके बाद एमसीक्यूज़ की तरफ निकलें। वस्सलाम, थैंक यू।